हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन कास्टिंग प्रोसीजर्स फॉर अ गोल्ड इनले एड अ नोट ऑन कास्टिंग मशीन। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। कास्टिंग कास्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी एलॉय से, एलॉय यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सम मेटल्स, है ना। तो मोल्टन एलॉय से हमने एलॉय को मेल्ट कर दिया। अब उस मोल्टन एलॉय से हम एक स्पेसिफिक शेप बनाए, है ना, उसी को हम बोलते हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कास्टिंग। अब इसके बाद गोल्ड इनले। हमने दोस्तों पिछली वीडियो में पढ़ा था, आपको याद हो तो, इनले, ऑनले और क्राउन रेस्टोरेशन के बारे में। और जो रेस्टोरेशन है ये कुछ एलॉय से बन जाते हैं, जैसे कि गोल्ड एलॉय, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय, निकल क्रोमियम एलॉय, है ना। तो आपको कास्टिंग का मतलब मालूम पड़ा और ये गोल्ड इनले का। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है गोल्ड इनले के लिए, है ना। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि गोल्ड ऑनले के बारे में बताओ, गोल्ड क्राउन के बारे में बताओ, तो भी आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है? एड अ नोट ऑन कास्टिंग मशीन, यानी कि जिस मशीन से उसे हम कास्ट करते हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना है, ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं? जैसे मान लो दोस्तों, ये रेस्टोरेशन आपको डायग्राम में दिख रहा है, इनले, ऑनले और क्राउन, तीनों को बनाने का स्टेप सेम ही होते हैं। इसीलिए देखो क्या है, ये स्टेप्स होते हैं दोस्तों, ये 13 स्टेप्स होते हैं। आपको इन्हें लाइन वाइज याद करना है। इसलिए याद करने के लिए दोस्तों मैंने एक निमोनिक लिखा है, काफ़ी आसान है। वैसे तो आप बहुत बड़े बड़े निमोनिक इसके बना सकते हो, पर जैसे मैंने याद किया था मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। देखो, निमोनिक क्या है? TID, यानी कि टाइड। टाइड एक डिटर्जेंट होता है ना दोस्तों, तो वैसे ही आपको याद रखना है। इसके बाद WAR, यानी कि वॉर, यानी कि टाइड ने वॉर किया। इसके बाद आपको लिखना है ABC, ABCD होती है ना। अब ABC में आपको बीच में I लगा देना है, A और B के बीच में। इसके बाद RPP, यानी कि जैसे हम रब्बा बोलते हैं ना, गॉड, तो वैसे ही आपको रब्बा को क्या बोलना है? रब्बा। दोस्तों, इस तरह के मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं निमोनिक बनाने के लिए, ठीक है। पर इससे क्या होगा? इससे आपको ये सारे स्टेप्स लाइन से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों स्टेप वाइज। सबसे पहले है टूथ और टीथ प्रिपरेशन। अब जैसे मान लो इनले, ऑनले और क्राउन कब कब बनता है? जैसे इनले बिटवीन कस कोई कैरीज होगी तब हम इनले बनाते हैं वहाँ पे। ऑनले कब बनाते हैं? जब उसमें 2 या 3 कस्प इन्वॉल्व हो जाए तब हम ऑनले बनाते हैं रेस्टोरेशन। क्राउन जब हमने उसमें RCT कर दी या फिर मेजर पार्ट टूथ का फ्रैक्चर हो गया तो हमको क्राउन बनाना पड़ता है ना। तो वही है, हमें जो भी टीथ बनाना है पहले हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर यानी कि हमें उसको आसपास ट्रिम करना पड़ेगा, ताकि हम जो ये इनले, ऑनले या क्राउन रेस्टोरेशन है इसको हम वहाँ पे लगा सके। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई चीज़ हम लगा रहे हैं तो वहाँ उसके लिए जगह भी होनी चाहिए। तो उस जगह को बनाने के लिए टीथ में, उसी को हम बोलते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो वही है पहला स्टेप, टूथ और टीथ प्रिपरेशन। डेंटिस्ट प्रिपेयर द टूथ और टीथ टू रिसीव कास्ट रेस्टोरेशन। पहले हमने क्या किया? उस टीथ को प्रिपेयर कर दिया, यानी कि ट्रिम कर दिया, ताकि हम उस पर ये रेस्टोरेशन लगा सके। और उसके बाद हमने इम्प्रेशन लिया ताकि हम उससे अपनी कास्ट बना सकें, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम तो बनाकर ही आना है, ठीक है। इसमें क्या क्या है पार्ट्स? जैसे नीचे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये होता है क्रूसिबल फॉर्मर। दोस्तों, हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ये है स्प्रू फॉर्मर। ये जो दिख रहा है आपको, ये है वैक्स पैटर्न, ये रिंग लाइनर और ये है कास्टिंग रिंग, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, टीथ प्रिपरेशन हमने कर लिया। अब उसके बाद हमने लिया इम्प्रेशन। इम्प्रेशन किससे लेना है? एक्यूरेट इम्प्रेशन टेकन यूजिंग इलास्टोमेरिक मटेरियल्स। इलास्टोमेरिक मटेरियल्स क्या होते हैं आपको मालूम है। अब हम करेंगे डाई प्रिपरेशन। डाई प्रिपरेशन यानी कि मॉडल प्रिपरेशन। अ डाई इज मेड यूजिंग, डाई स्टोन से कर सकते हैं और इलेक्ट्रो फॉर्मिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रो फॉर्मिंग दोस्तों, जो हम इलेक्ट्रिक मेथड्स को यूज़ करके मॉडल बनाते हैं, है ना। अ डाई स्पेसर इज अप्लाइड फॉर ल्यूटिंग सीमेंट स्पेस। दोस्तों, जब मॉडल बनाते हैं तो जिस टीथ पे हमें वो रेस्टोरेशन लगाना है उसके आसपास हम डाई स्पेसर लगाते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस बचे। क्या लगाने के लिए? ल्यूटिंग सीमेंट। ल्यूटिंग सीमेंट यानी कि जो उस टीथ को और जो हम रेस्टोरेशन लगाने वाले हैं उन दोनों को चिपका के रख सके। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ध्यान रखो, आप कोई चीज़ भी लगानी है ना तो उसके लिए हमको स्पेस बनाना पड़ेगा, है ना। तो बस वही चल रहा है यहाँ पे। पहले हमने टीथ प्रिपेयर किया,
अब ल्यूटिंग सीमेंट लगाना है तो डाई स्पेसर लगा के वहाँ पे स्पेस को बचा के रखा। फोर्थ स्टेप है वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन। अब हमने टीथ का जो इम्प्रेशन भी ले लिया, कास्ट भी बना लिया यानी कि मॉडल भी बना लिया, उस पर हमने डाई स्पेसर भी लगा दिया। अब हमें बनाना है वैक्स पैटर्न। ठीक है, तो क्या है, अ पैटर्न इज मेड यूजिंग टाइप 2 इनले वैक्स। डाई लुब्रिकेंट इज अप्लाइड बिफोर वैक्स वर्क। अब दोस्तों उसके ऊपर वैक्स पैटर्न बनाने से पहले हम उस पर क्या लगा देंगे, डाई लुब्रिकेंट लगा दो, है ना, या फिर आप सेपरेटिंग मीडिया भी लगा सकते हो। क्यों लगाना है, टू हेल्प सेपरेट द वैक्स पैटर्न फ्रॉम द डाई, यानी कि उससे निकल भी सके, क्योंकि वैक्स दोस्तों आप जानते हो अगर हम उसको लगाएंगे बिना बीच में सेपरेटिंग मीडिया या फिर डाई लुब्रिकेंट लगाए तो वो क्या होगा, वो उस मॉडल से चिपक जाएगा वैक्स, है ना। तो इसलिए पहले हम डाई लुब्रिकेंट लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से निकल सके हमारा वैक्स पैटर्न। एवॉइड डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग वैक्सअप। जब वैक्स पैटर्न बना रहे हो तो कोई भी डिफेक्ट ना आए, इसका हमें ध्यान रखना है। फिफ्थ स्टेप स्प्रू फॉर्मर अटैचमेंट। अब दोस्तों स्प्रू फॉर्मर क्या होता है, डायग्राम में देखो आप, जो ये आपको दिख रहा है ना ये स्टिक जैसा, इसी को हम बोलते हैं स्प्रू फॉर्मर। ठीक है, अब हमने वैक्स पैटर्न बना लिया, अब उसके ऊपर हमको स्प्रू फॉर्मर बनाना है, यानी कि एक स्टिक सी बनानी है। अब वो स्टिक हम किससे बना सकते हैं, या तो वैक्स से बना दो, जिससे हमने वैक्स पैटर्न बनाया है ना जिस वैक्स से, उसी से बना दो, या फिर प्लास्टिक से बनाओ, या फिर मेटल से भी बना सकते हो। साइज डिपेंड ऑन वैक्स पैटर्न, यानी कि अगर बड़ा है वैक्स पैटर्न तो थोड़ा स्प्रू फॉर्मर भी उसी के हिसाब से बड़ा बनाओ, छोटा है तो फिर स्प्रू फॉर्मर भी थोड़ा उसी के हिसाब से स्मॉल बना सकते हो। रिजर्वॉयर इज एडेड टू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज। अब दोस्तों देखो स्प्रू फॉर्मर में यहाँ पे नहीं दिखा रखा, पर एक डायग्राम ये वाला देखो, यहाँ पे ना इस तरीके से बना देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। ठीक है, अभी रिजर्वॉयर क्यों बनाते हैं ये आपको आगे अभी समझ में आएगा। ठीक है, अब फंक्शन क्या क्या है स्प्रू के, तो फॉर्म्स माउंट फॉर वैक्स पैटर्न, यानी कि वैक्स पैटर्न के ऊपर इसको हम माउंट करते हैं। ये क्या करता है, क्रिएट करता है चैनल फॉर वैक्स एस्केप। अब दोस्तों देखो होता क्या है, ये है दोस्तों वैक्स, है ना, ये वैक्स पैटर्न है, और जो स्प्रू है ये भी हम वैक्स से बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे आगे आने वाले स्टेप्स में आएगा, हम इसमें भर देंगे इन्वेस्टमेंट मटेरियल, एक मटेरियल होता है तो वो हम भर देंगे। ठीक है, जब वो सूख जाएगा तो हम इस पूरे को हीट करेंगे, और जो ये अंदर वैक्स है, अब हीट से क्या होगा, वैक्स मेल्ट हो जाएगा और बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के लिए जगह भी चाहिए ना, तो वो स्प्रू फॉर्मर से ही सारा का सारा वैक्स बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट चैनल फॉर वैक्स स्पेस, यानी कि चैनल बना रहा है जहाँ से वैक्स निकल सके। अलाउ करता है मोल्टन एलॉय टू एंटर। अब हुआ क्या, जब हमने इसको हीट किया तो सारा वैक्स बाहर निकल गया। अब अगर वैक्स बाहर निकल गया और इसके चारों तरफ क्या था, इन्वेस्टमेंट मटेरियल, तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा, है ना, तो उसी स्पेस को हम बोलते हैं मोल्ड स्पेस। अब उस मोल्ड स्पेस में, यानी कि जो ये है, यहाँ पे बन चुका है एक मोल्ड स्पेस, यानी खाली जगह। अब यहाँ पे हमें मोल्टन एलॉय डालना है। दोस्तों अब आप समझ पा रहे होगे कि कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो मोल्टन एलॉय चला गया और थोड़ी देर में सूख गया तो वो भी कैसा बन जाएगा, इस शेप का बन जाएगा, है ना। पर अब हमें बाहर से डालेंगे कैसे मोल्टन एलॉय को इतना अंदर, तो उसके लिए भी यही काम आता है स्प्रू फॉर्मर। एक तरीके से रास्ता टाइप है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये वैक्स पैटर्न को और या फिर मोल्ड स्पेस को जोड़ रहा है ना। अब आपको दोस्तों समझ में आया, एलॉयज मोल्टन एलॉय टू एंटर, एक्ट एज रिजर्वॉयर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। अब दोस्तों मैं समझा ही देता हूँ ये भी और ये वाला पॉइंट भी कि रिजर्वॉयर क्यों हम बनाते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐसा थोड़ा मोटा सा स्पेस बनाते हैं स्प्रू में। होता क्या है, जब हम इसमें एलॉय डालते हैं ना, जैसे हमने अभी तो वैक्स पैटर्न है, इसको हीट किया, वैक्स पैटर्न को निकाल दिया, मतलब वैक्स को निकाल दिया, अब यहाँ पे खाली जगह बन गई जिसको हमने बोला मोल्ड स्पेस। अब हमने इसमें एलॉय डाला, मोल्टन एलॉय, तो मोल्टन एलॉय स्प्रू के रास्ते अंदर गया, अब अंदर चला गया। अब दोस्तों एलॉय की प्रॉपर्टी होती है, जब वो सॉलिडिफाई होता है यानी कि ठंडा होता है तो वो श्रिंक होता है, श्रिंकेज होता है उसका, है ना। अब जब श्रिंकेज होगा तो हमारे पास थोड़ा बहुत रिजर्वायर होना चाहिए मोल्टन एलॉय का, ताकि जब यहाँ पर श्रिंकेज हो तो हमारे पास ऐसा रिजर्वायर हो जहाँ से मोल्टन एलॉय और भी जा सके। अब जैसे मान लो
यहाँ पर थोड़ा बहुत मोल्टन एलॉय बचा हुआ है और यहाँ पे वो मोल्टन एलॉय सॉलिडिफाई हुआ थोड़ी देर में और वो श्रिंकेज होने लग गया। अब श्रिंकेज हो जाएगा तो क्या होगा, छोटा बन जाएगा ना हमारा जो भी यहाँ पे रेस्टोरेशन बन रहा होगा। तो वो छोटा ना हो जाए, उसको और भी मोल्टन एलॉय मिल सके, इसके लिए हमने यहाँ पे पहले से ही रिजर्वायर बना के रखा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये हुआ एक्ट एज रिजर्वायर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, लिखा हुआ है ना। ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, मोल्टन एलॉय श्रिंकेज होगा। अब श्रिंकेज होगा तो और मोल्टन एलॉय मिलने के लिए हमें रिजर्वायर बनाना पड़ेगा। ये हो गया। सिक्स्थ स्टेप है रिंग लाइनर प्लेसमेंट। अब रिंग लाइनर क्या होता है, ये देखो दोस्तों, हर चीज़ मेरे को आपको इसको डायग्राम में ही बतानी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे समझ में आएगी। जो ये आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये होती है रिंग लाइनर। अब इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम इसमें ना डालते हैं इन्वेस्टमेंट मटेरियल। तो जब इन्वेस्टमेंट मटेरियल डालते हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट मटेरियल सूखता है ना, तो हम ऐसा ही इन्वेस्टमेंट मटेरियल चूज़ करते हैं जो सूखने पर एक्सपेंड करे, है ना, एक्सपेंड करे, ताकि जो ये मोल्ड स्पेस हो बाद में हीट करने के बाद वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए, वहाँ पे जगह बनी रहे। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो वैक्स पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसमें जो जगह बनेगी मोल्ड स्पेस वो छोटी बनेगी और हमारा रेस्टोरेशन छोटा बन जाएगा। इसीलिए हम ऐसा इन्वेस्टमेंट मटेरियल चूज़ करते हैं ताकि वो एक्सपेंड करे और ये जो यहाँ पे बीच में खाली जगह बन रही है वो थोड़ी सी हमको अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो ये रिंग लाइनर क्या करता है, ये एक्ट करता है लाइक क्यूशनिंग इफेक्ट देता है, ताकि जब इन्वेस्टमेंट मटेरियल फैले यानी कि एक्सपेंड करे तो यहाँ पे इसको स्पेस मिल सके। ठीक है, ये काम होता है रिंग लाइनर का, एक क्यूशनिंग इफेक्ट देने का। देखो क्या लिखा हुआ है, रिंग लाइनर प्लेस करते हैं इनसाइड हम कास्टिंग रिंग। कास्टिंग रिंग क्या है, ये वाली है ना, ये पूरी कास्टिंग रिंग है। जैसे को आप देखो डायग्राम में भी देखो, ये है कास्टिंग रिंग, इसके अंदर हम लगा देंगे रिंग लाइनर, उसके अंदर हम रखेंगे वैक्स पैटर्न स्प्रू फॉर्मर, सबसे नीचे रखेंगे क्रूसिबल फॉर्मर को, फिर इस कास्टिंग रिंग में हम क्या डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट मटेरियल। अब आपको दोस्तों इमेजिन हो पा रहा होगा, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ एक ही स्टेप्स को ताकि आपको अच्छे से इमेजिन हो पाए। अब इसके बाद वन एंड केप्ट शॉर्ट, एक एंड को हम छोटा रखेंगे। जैसे देखो कास्टिंग रिंग यहाँ तक है, लेकिन हमने रिंग लाइनर को कहाँ तक रखा, सिर्फ यहाँ तक, ताकि जब इन्वेस्टमेंट मटेरियल इसको प्रेस करे अगेंस्ट वॉल तो ये भी ऊपर तक आ सके। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद एस्बेस्टोज नॉट यूज्ड नाउ, इसको दोस्तों एस्बेस्टोज एज अ रिंग लाइनर हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब मालूम पड़ा कि ये इसके हेल्थ हैजार्ड होते हैं ब्रीदिंग करने पर, इसलिए इसको जो यूज़ था इसको स्टॉप कर दिया गया। अब टाइप्स ऑफ रिंग लाइनर कैसे कैसे हो सकते हैं, फाइब्रस सिरामिक एल्यूमिनस सिलिकेट, सेल्यूलोज पेपर, सिरामिक सेल्यूलोज कॉम्बो। अब फंक्शन क्या होता है रिंग लाइनर का, ये अलाउ करता है मोल्ड के एक्सपेंशन को। जैसे मैंने बताया कि जब इन्वेस्टमेंट मटेरियल एक्सपेंड करेगा, है ना, तो जो अंदर का मोल्ड स्पेस होगा वो भी एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, क्यूशनिंग इफेक्ट। ये रिड्यूस करता है हीट के लॉस को, क्योंकि दोस्तों जब हमने इन्वेस्टमेंट मटेरियल डाला उसके बाद हम इस पूरे कास्टिंग रिंग को हीट करते हैं, है ना, तभी तो सारा वैक्स बाहर निकलेगा और वहाँ पे मोल्ड स्पेस बनेगा। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये रिड्यूस करता है हीट के लॉस को। हेल्प इन ईजी रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, क्योंकि जब बीच में कुछ लेयर लगी रहेगी तो वो किसकी तरह काम करेगी, सेपरेटिंग मीडिया की तरह, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छे से निकल सकेगा आसानी से। अब सेवंथ स्टेप असेंबली ऑफ कास्टिंग रिंग। इसमें क्या करते हैं, रिंग को शीटेड करते हैं ओवर क्रूसिबल फॉर्मर। जैसे कि ये जो ये रिंग है कास्टिंग रिंग, इसको हमने किसके ऊपर रखा, क्रूसिबल फॉर्मर। दोस्तों ये सारे जो ये पार्ट्स हैं ना ये अलग अलग होते हैं, हमें इन्हें असेंबल करना होता है। तो अब हमने क्या करा, कास्टिंग रिंग को किसके ऊपर रख दिया, क्रूसिबल फॉर्मर के ऊपर। क्रूसिबल फॉर्मर दोस्तों एक फ्लेक्सिबल सा डिवाइस होता है। ठीक है, असेंबली ऑफ कास्टिंग रिंग में रिंग शीटेड ओवर क्रूसिबल फॉर्मर, वैक्स पैटर्न को हम कहाँ पे रखते हैं, सेंटर में, यानी कि जो ये वैक्स पैटर्न है ना इसके बहुत ऊपर हो यानी कि यहाँ पर हो, ना बहुत नीचे हो, कास्टिंग रिंग के सेंटर में हो लगभग। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद 8 स्टेप है इन्वेस्टिंग।
अब हम करेंगे इन्वेस्ट, यानी कि अप्लाई करेंगे वेटिंग एजेंट टू वैक्स पैटर्न। दोस्तों मैं यहीं पे डायग्राम लगा देता हूँ। अब जो ये वैक्स पैटर्न है इसके ऊपर हम लगाएंगे वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट से क्या होगा, ये स्मूथ हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल इससे अच्छे से बाद में हट सके। ठीक है। सम इन्वेस्टमेंट इज अप्लाइड ऑन वैक्स पैटर्न विद अ ब्रश टू रिड्यूस ट्रैपिंग एयर बबल्स। पहले हम क्या करेंगे, ब्रश से जो ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल होगा ये हम वैक्स पैटर्न पे लगा देंगे, क्योंकि वैक्स पैटर्न पे कस्प के, ग्रूव्स के, इन सब के निशान होंगे, है ना। तो अच्छे से हर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट मटेरियल लग सके, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वैक्स पैटर्न पे अच्छे से ब्रश से हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल को लगा देंगे, उसके बाद हम इसको ऊपर से डालेंगे इन्वेस्टमेंट मटेरियल को, ताकि उसके अंदर कोई भी एयर बबल ना आ पाए। प्लेस करेंगे रिंग को ऑन वाइब्रेटर एंड फिल विद इन्वेस्टमेंट। अब इस पूरे को हम वाइब्रेटर पे रख देंगे और उसके बाद हम इसमें इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। वाइब्रेटर पे क्यों रखेंगे, ताकि कोई भी बबल ना आ सके। अलाउ टू सेट फॉर 1 आवर। हम क्या करेंगे, 1 आवर के लिए सेट करेंगे। अब सेट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल को, अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट मटेरियल जैसा आप सोच रहे होगे अभी तक कि ये जिप्सम प्रोडक्ट की तरह सेट होता होगा, है ना। हमने मैनिपुलेट किया, रखा थोड़ी देर के लिए और वो सेट हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट मटेरियल हमें इसको हीट करना पड़ता है, ताकि हीट करेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मटेरियल भी हार्ड हो जाएगा और जो अंदर जो ये वैक्स पैटर्न है और स्प्रू है फॉर्मर, स्प्रू फॉर्मर, ये भी निकल सके, है ना। अब देखो अगला स्टेप क्या है, वैक्स एलिमिनेशन, यानी कि बर्नआउट। इसमें क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं वैक्स को एंड अलाउ करते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि थर्मली वो एक्सपेंड कर सके क्या, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। रिंग हीटेड ग्रेजुअली इन बर्नआउट फर्नेस। बर्नआउट फर्नेस में हम इसको धीरे धीरे हीट करते हैं। रेज टेम्परेचर टू 400 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट। 20 मिनट में धीरे धीरे हम 400 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं और उस 400 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हैं फॉर 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं 700 डिग्री सेल्सियस तक और उसके बाद मेंटेन करते हैं 30 मिनट्स के लिए। अब दोस्तों जो ये टेम्परेचर है और टाइम के साथ बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें 700 ही करना है तो हम एकदम से 700 कर सकते हैं। अगर हम एकदम 700 कर देंगे तो कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, इसलिए हम एकदम से नहीं करते, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं टेम्परेचर को। कास्टिंग डन इमीडिएटली टू अवॉइड श्रिंकेज, है ना, यानी कास्टिंग आप इमीडिएटली कर दो ताकि कोई भी श्रिंकेज ना आए। यानी कि दोस्तों कास्टिंग मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि मोल्टन एलॉय को किसी भी स्पेसिफिक शेप में बनाने को ही हम कास्टिंग बोलते हैं, है ना। हमने वैक्स निकाल दिया मान लो हीट करने के बाद, अब उसके अंदर हमें मोल्टन एलॉय डालना है तो वो काम जल्दी कर दो, क्योंकि मान लो आपने वैक्स तो निकाल दिया, अंदर खाली जगह यानी कि मोल्ड स्पेस तो बना दिया, अब आपने उसको बहुत देर के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा, या तो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करो, कास्टिंग डन इमीडिएटली टू अवॉइड श्रिंकेज। इसके बाद 10th स्टेप है कास्टिंग। अब क्या करो, मोल्टन मेटल पोर्ड इनटू मोल्ड। ठीक है, जो अब तक हम बात कर रहे थे देर से कि हम मोल्टन मेटल को डालेंगे, मोल्टन मेटल को डालेंगे, तो हमने अब डाल दिया इनटू मोल्ड स्पेस, है ना। मेल्ट करेंगे यूजिंग ब्लो टॉर्च और इंडक्शन हीटिंग, यानी कि हम हीटिंग किससे कर रहे हैं, या तो ब्लो टॉर्च से या फिर इंडक्शन की हीटिंग से। अब देखो आपने ब्लो टॉर्च तो देखी ही होगी, और नहीं भी देखी तो बर्नर में आपने फ्लेम देखा होगा या फिर कैंडल में फ्लेम देखा होगा। उसमें 3-4 जोन होते हैं, है ना। सबसे ऊपर जो जोन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग, उसके नीचे रिड्यूसिंग, उसके नीचे कंबशन और सबसे अंदर में होता है मिक्सिंग जोन होता है ये, है ना। तो सबसे पहले देखो कंबशन जोन, है ना, ये सराउंड करता है इनर जोन, यानी कि ये वाला जोन है, ये होता है ग्रीन इन कलर, और ये जोन है पार्शियल कंबशन एंड हैज ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इसके पास होता है। रिड्यूसिंग जोन ये ब्लू जोन है, हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, और यहीं पे एलॉय को फ्यूजन भी किया जाता है कास्टिंग के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ कास्टिंग एलॉय, यानी कि यहीं पे जो एलॉय होता है उसको मेल्ट किया जाता है इसी जोन में। ऑक्सीडाइजिंग जोन ये आउटर जोन होता है, नॉट यूज्ड बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, कंबशन बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग एयर अकर। दोस्तों ये जो जोन है ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको रिड्यूसिंग जोन में ही एलॉय को मेल्ट करना है, क्योंकि अगर हम कंबशन जोन में करते हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग जोन में करते हैं तो क्या होगा, या तो डिफेक्ट आ जाएंगे
या फिर जो भी हम कर रहे हैं रेस्टोरेशन बना रहे हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के बाद। इसीलिए अब यूज़ फ्लक्स पाउडर टू इंक्रीज फ्लूइडिटी एंड रिड्यूस ऑक्सीडेशन। दोस्तों हम करते क्या हैं, जो हमने मोल्टन एलॉय बनाया उसमें हम यूज़ करते हैं फ्लक्स पाउडर को भी। इससे क्या होता है, जो मोल्टन एलॉय होता है उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। अब इससे क्या होगा, फ्लूइडिटी से स्प्रू के रास्ते मोल्ड स्पेस तक जो हमारा मोल्टन एलॉय है वो अच्छे से बह पाएगा, है ना, और अच्छे से जाएगा तो वहाँ पे अच्छे से पहुँच पाएगा मोल्ड स्पेस में। तो फिर जो भी हमारा रेस्टोरेशन बनेगा वो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई भी वॉइड नहीं होगा, कोई भी बबल नहीं होगा, ठीक है। और वो रिड्यूस भी कर रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू पुश मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड। अब दोस्तों सारा खेल यही है कि जो मोल्टन मेटल है स्प्रू के रास्ते जो मोल्ड स्पेस है वहाँ तक अच्छे से पहुँच सके, कहीं बीच में रुक ना जाए। वहाँ पे मान लो जितने मेटल की ज़रूरत थी उतना पहुँच ही नहीं पाया तो ठीक से बन ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करते हैं, यानी कास्टिंग रिंग को हम घुमाते हैं। अब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज़ को राउंड में घुमाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगता है, बाहर की तरफ। तो जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो सारा का सारा फोर्स बाहर की तरफ लगता है, और जो थोड़ा बहुत मोल्टन एलॉय स्प्रू में रह भी जाता है तो वो भी किस तरफ पुश होता है, मोल्ड स्पेस की तरफ, है ना। अब इसके बाद अलाउ टू कूल फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद हम करते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग किसके लिए, गोल्ड एलॉय के लिए। क्वेंचिंग दोस्तों हम वाटर में इसको इमर्स कर देते हैं, रिंग इमर्ज इन वाटर। इससे क्या होता है, जो वो मेटल है वो तो सॉफ्ट रहता है, यानी कि एनील्ड रहता है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है। एनील्ड मेटल मतलब दोस्तों कि जो मेटल है वो अब सॉफ्ट हो गया, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर इंटरनल स्ट्रेसेस अभी भी हैं और हमने उसके आसपास से जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल था वो हटा दिया, तो क्या होगा, जो इंटरनल स्ट्रेसेस थे वो एकदम से रिलीज़ होंगे और जो मेटल होगा वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन क्वेंचिंग करने से इंटरनल स्ट्रेसेस पहले ही अगर रिमूव हो गए, वो सॉफ्ट हो गया मेटल, अब अगर हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल हटाएंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अब अगला स्टेप है रिकवरी। दोस्तों ये दो स्टेप हैं, एक क्वेंचिंग और सैंड ब्लास्टिंग। जो हमने स्टार्टिंग में जो स्टेप्स देखे थे इसमें हमने नहीं लिखा है, क्योंकि जो ये स्टेप्स हैं दोस्तों 13, ये मेन स्टेप हैं, है ना। पर जब आप इनको डिफाइन करोगे तो आप इनको भी साथ में लिख सकते हो, एक क्वेंचिंग और दूसरा सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है। इसके बाद 12th स्टेप है रिकवरी। अब रिमूव इन्वेस्टमेंट यूजिंग एयर चीजल, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें हाई प्रेशर से एयर आती है तो इससे आप इन्वेस्टमेंट मटेरियल को हटा सकते हो। अगला स्टेप सैंड ब्लास्टिंग। इसमें क्या करते हैं, क्लीन करते हैं कास्टिंग सरफेस को बाय रिमूविंग रेजिडुअल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एयर चीजल से रिमूव करने के बाद भी अब जो रेजिडुअल इन्वेस्टमेंट बचा उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, सैंड ब्लास्टिंग से। देन 14th स्टेप पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है दोस्तों, एसिड की मदद से हम सरफेस को साफ करते हैं। तो रिमूव ऑक्साइड्स यूजिंग 50% HCl हीट करके। नॉट रूटीन। दोस्तों ये ऐसा नहीं कि इस स्टेप को हमेशा किया ही जाएगा, अगर हम सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें तो पिकलिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पिकलिंग तब किया जाता है जब मेटल पे कोई कलर आ जाए, है ना, जब ऑक्सीडाइज हो जाए वो मेटल, तब हमें पिकलिंग करना होता है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हो गया तो वहाँ से जो कलर होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तब हमें पिकलिंग करना होगा। 50% HCl के एसिड से हीट करना होगा ताकि वो कलर वहाँ से हट सके, इसलिए लिखा हुआ है नॉट रूटीन, डन ओनली इफ रिक्वायर्ड। लास्ट स्टेप है दोस्तों पॉलिशिंग। अब फाइनल शाइनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन, ईजी इफ ऑल स्टेप्स वर डन प्रॉपरली। ये स्टेप आसान हो जाएगा अगर हमने सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया होगा तो, ठीक है। ये दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से हमने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करी तो पेपर के टाइम पे कम मेहनत करनी पड़ती है, तो वैसे ये भी एक लास्ट स्टेप है, ईजी इफ ऑल स्टेप्स वर डन प्रॉपरली। अब इसके बाद कास्टिंग मशीन्स क्या होती हैं दोस्तों, ये देखो दो तरह की होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक एयर प्रेशर टाइप। नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करेगा और ये एयर के प्रेशर को। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप में सिंपल डिज़ाइन, कैन कास्ट स्मॉल और लार्ज रेस्टोरेशंस, कैन बी स्प्रिंग और मोटर ड्रिवन। ये एयर प्रेशर को यूज़ करेगा, यूज़ कंप्रेस्ड एयर, CO2 और नाइट्रोजन, सुइटेबल फॉर
स्मॉल कास्टिंग्स। दोस्तों जो ये फोर्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और ये एयर प्रेशर को, तो किसके लिए? ताकि स्प्रू के थ्रू जो मोल्ड स्पेस है वहाँ पे सारा का सारा मोल्टन एलॉय अच्छे से जा सके। ठीक है, अब जो ये दोनों टाइप्स हैं, 1 और 2 टाइप दोनों की दोनों मशीन्स, ये अटैच होती है विद वैक्यूम सिस्टम से। ये वैक्यूम सिस्टम क्या करता है? क्रिएट नेगेटिव प्रेशर इनसाइड माउल्ड, हेल्प्स ड्रॉ एलॉय बेटर इनटू कैविटी। ठीक है, तो ये वैक्यूम सिस्टम हेल्प करता है ताकि उसके अंदर सारा का सारा मोल्टन एलॉय आ सके। तो दोस्तों ये हुआ कास्टिंग प्रोसीजर। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेक्टिव कास्टिंग्स, यानी कास्टिंग करते वक्त कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और कौन कौन से हम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं ताकि जो डिफेक्ट है वो प्रिवेंट हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।